दोस्तों 232 ईसा पूर्व में सम्राट की मृत्यु हो जाती है। इनके मृत्यु के बाद ऐसा क्या होता है कि सम्राट अशोक का बना बनाया साम्राज्य डगमगाने लगती है। ऐसा कौन सा कारण होता है जिससे मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगता है। इसके बाद कौन कौन से राजा इस सत्ता की बागडोर को संभालते हैं, इन सभी तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आप सभी का एसएनडी स्टडी सेंटर पर। मैं आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या देख रहे थे दोस्तों, हम लोग इतिहास की कहानी को देख रहे थे। अभी तक हमने 7 चैप्टर तक कवर कर लिया है दोस्तों। मैंने चैप्टर 7 में अशोक के बारे में बताया और हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करे, इसलिए मैंने मौर्य काल से पहले प्री मौर्यन पीरियड के बारे में बताया, ठीक है। अशोक में हमने कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ा, ठीक है। और इस युद्ध में इतना खून खराबा हुआ, इतना ये भयानक युद्ध हुआ कि अशोक ने अंततः क्या कर दिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। और फिर अशोक का धम्म आता है और बौद्ध धर्म का विस्तार होने लगता है, ठीक है। अशोक की जो मृत्यु होती है उसके बाद कलिंग के इतिहास के बारे में हमें जो है बहुत क्लियर जानकारी नहीं मिलती है ना। एक नई वंश आती है चेती, ठीक है। इसके बारे में हमें हाथी गुम्फा के अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। अगर हाथी गुम्फा के अभिलेख की बात करें तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद जो है शासक जो है बहुत कमजोर हो जाता है ना। मौर्य जो साम्राज्य होता है वो बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, लेकिन अशोक की जब मृत्यु हो जाती है ना, तो उसके बाद जो शासक बनता है वो कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। और पतन शुरू होने का कारण एक तो कमजोर उत्तराधिकारी हो गया, है ना। कमजोर होने का जो कारण हो गया, एक तो आपका कमजोर उत्तराधिकारी हो गया, दूसरा उसका धार्मिक कारण हो गया, तीसरा आर्थिक कारण हो गया, और चौथा अहिंसक एवं शांति प्रिय नीति हो गया, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक हुआ वो बृहदर्थ थे, है ना। मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक हुआ वो बृहदर्थ थे, ठीक है। ये अंतिम शासक हुए और इसी माने मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक है बृहदर्थ मौर्य, है ना। इनके एक ब्राह्मण सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। इनके एक ब्राह्मण सेनापति थे जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और इन्होंने क्या देखा, एक विद्रोह में, एक सफल विद्रोह में शुंग वंश की स्थापना करते हैं बृहदर्थ मौर्य की हत्या करके, ठीक है। बृहदर्थ मौर्य क्या हो जाता है, पुष्यमित्र शुंग ने उनको मार देता है और शुंग वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। उसके बाद जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगता है, इतने बड़े साम्राज्य का पतन होने से क्या होता है, स्थानीय शासक जो है सत्ता में आने लगते हैं, ठीक है। स्थानीय जो शासक होता है वो सत्ता में आने लगते हैं, उनका जो है जन्म होने लगता है, ठीक है। अब पूरा जो हिंदुस्तान है एक बड़ा साम्राज्य था, पूरा हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। वो कौन सा था, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। और इसका जो पतन होने लगता है तो जगह जगह पर छोटे छोटे राजा महाराजा अपने आप को पनपते देखते हैं। और अगर देश में एक राजा का शासन नहीं चलता है तो इसका मतलब यह होता है कि देश में जो है एकता का अभाव है। वहाँ पे भी वहाँ क्या है, एकता नहीं है। और जब एकता नहीं रहती है, यूनिटी नहीं रहती है, तो जो दूसरे देश के लोग होते हैं यानी कि पड़ोसी जो होते हैं वो हम पर क्या हो जाते हैं, हावी होते हैं। जैसा कि आप परिवार में ही देख लीजिए, है ना। परिवार में अगर यूनिटी नहीं है तो पड़ोसी इसका हम फायदा उठाने लगते हैं। तो ऐसे ही हमारे देश भारत के साथ भी हुआ, है ना। जो स्थानीय जो शासक हुए, है ना, उनमें क्या होती थी, उनमें जो पॉलिटिकल सिस्टम थी वो अच्छा नहीं था, ठीक है। तो ये सब देख के जो पड़ोसी हैं इनका क्या होने लगा, फायदा उठाने लगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है मौर्य साम्राज्य गिर जाता है, मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है, ठीक है। स्थानीय शासक आता है, स्थानीय शासन में शुंग वंश की स्थापना होती है जिसका जो संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग है। उसके बाद कण्व वंश आता है, उसके बाद सातवाहन वंश आता है ना। इस प्रकार से ये स्थानीय शासक में है ना। और इसके बाद जब ये इसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है इकोनॉमिकली ये कमज़ोर है, जब इकोनॉमिकली इनका जो है अच्छा नहीं है तब क्या होता है, पॉलिटिकल भी अच्छा नहीं होता है। इन सब बातों को देख के दूसरे देश यानी कि जो ऐसा होने लगता है तो भारत के जो पड़ोसी देश होते हैं ना, भारत के पड़ोसी
देश मध्य एशिया से आने लगते हैं, है ना। अनेक राजवंशों ने अपनी जो सत्ता है पश्चिमी भारत में मौर्यों के स्थान पर क्या करते हैं, स्थापित कर देते हैं। माने कि एशिया के लोग, मध्य एशिया के लोग भारत में आने लगते हैं और वहाँ के जो राजवंश होते हैं वो मौर्य साम्राज्य के स्थान पर अपनी जो सत्ता है वो उसको क्या स्थापित कर देते हैं, ठीक है। और उन्होंने सोचते जैसे कि यहाँ जो है विदेशी शासक आए, है ना। ये जो विदेशी शासक है वो इसी स्थानीय शासक की वजह से इनका इंटर भारत में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आए वो इंडो ग्रीक के लोग आए, है ना, इंडो यूनानी, फिर शक, फिर पार्थियाई और फिर कुषाण आते हैं, ठीक है। कुषाण में 2 केंद्र होते हैं, तक्षशिला और मथुरा, ठीक है। और ये जो है कनिष्क है कुषाण, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब विदेशी शासक ने क्या सोचा, विदेशी जो शासक है उन्होंने सोचा कि देश में एक महान सम्राट था, अब वो नहीं है, अब क्या हो गया, वो मर गया और देश की जो राजनीतिक स्थिति है, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, तो चलो भारत पर अटैक करते हैं, ठीक है। तभी विदेशी शासक जो है भारत में प्रवेश करने लगते हैं। सबसे पहले इंडो ग्रीक आते हैं, जैसा कि हम बताएं कि सबसे पहले कौन आते हैं, इंडो ग्रीक आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर पार्थियाई आते हैं, फिर कुषाण आते हैं, ठीक है। टोटल मिलाकर जो ये मैं कहूँ कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अलग अलग शासक आते हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में शासन करते हैं, ठीक है। यानी कि पूरे देश में 3 तरह से शासन हो रहा था। एक स्थानीय शासक कर रहे थे और उसके बाद विदेशी शासक आए, उसका एक कहानी चल रहा था, और एक दक्षिण भारत का जो शासक था, ठीक है, उसका एक अलग ही कहानी चल रहा था, ठीक है। दक्षिण भारत में चेर शासक हो गया, चोल शासक हो गया, ठीक है, पांड्याज हो गया, इस तरह से इनका शासन चलता है, ठीक है। और 1500 साल पहले क्या होता है, 1500 साल पहले उसके बाद पल्लव और चालुक्य वंश आता है, ठीक है। और अब जब मौर्योत्तर काल चल रही थी तो इतने बड़े बड़े राजा आ गए थे, वो अकेले सरवाइव नहीं कर सकते थे, है ना। वो अपने शहर को, अपने गांव में अकेले वो सरवाइव नहीं कर सकते थे। उनका जो इतना बड़ा विकास हुआ था उनका अकेले का नहीं था। अगर और चीज़ों का विकास नहीं होता, है ना, उनके अलावा और चीज़ों का विकास नहीं होता तो उनका विकास कैसे हो पाता, ठीक है। अगर राजा विकास कर पा रहा है तो इसके पीछे कारण होता है, उसके जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं उनकी परिश्रम का राजा का विकास होता है, इसका फल होता है। राजा का विकास हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अकेले राजा ही सरवाइव कर रहा है ना। अगर राजा का विकास हो रहा है ताकि इसका मतलब ये नहीं है कि अकेले राजा ही सरवाइव कर रहा है, उसके साथ साथ गांव शहर भी विकसित हो रहे होते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है कि उसके यहाँ इकोनॉमी अच्छी होगी, यानी कि गांव शहर विकसित होगी, तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ इकोनॉमी अच्छी है तभी तो गांव और शहर माने अच्छे ढंग से विकसित हो रहा है। इकोनॉमी अगर अच्छी होगी तो वहाँ की पॉलिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। अगर पॉलिटी अच्छी होगी तो इसका मतलब समाज के लोग जो हैं उसका साथ देंगे, जो सत्ता चला रहे होंगे, ठीक है। और यही जो चीज़ें हैं, यही जो टॉपिक है आपको इस 8 चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टॉपिक की ओर। अब आपको इस चैप्टर में 3 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। 3 चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। 3 चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। पहला गांव, दूसरा शहर के बारे में और फिर व्यापार के बारे में, ठीक है। गांव के बारे में पढ़ना है, शहर के बारे में पढ़ना है और फिर व्यापार के बारे में पढ़ना है, जो आपके NCERT अध्याय 8 में जो दिया है, ठीक है। अब गांव की बात कर रहे हैं तो गांव में जो है कृषि पर बल दिया गया। किस पर? गांव में जो है कृषि पर बल दिया गया। कृषि पर बल दिया गया तो इसका जो क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, कृषि का ग्रोथ हुआ। और इसका कृषि पर बल किस तरह से, 2 तरीके से दिया गया। कृषि पर बल जो है 2 तरीके से दिया गया। एक तो लोहे का औजार बना के, जैसा कि हमने पिछले भी अध्याय में पढ़ा है कि लोहा का जैसे ही डिस्कवरी हुआ एग्रीकल्चर में क्या हुआ, विकास होने लगा। एग्रीकल्चर में विकास होने लगा तो वैसे उसका इकोनॉमी क्या हो गई, बढ़ने लगी। जैसे ही इकोनॉमी बढ़ी तो पॉलिटी सिस्टम भी क्या हो गया, अच्छी होने लगी, ठीक है। और सब क्या होने लगे, मजबूत होने लगे। तो कृषि का विशेषकर गांव में कृषि पर बल दिया गया और इसका ग्रोथ किया गया। तो इसमें जो मेन कारण है लोहे का औजार, लोहा का औजार इसको विकसित करने में मदद करता है। दूसरा जो ये है, दूसरा है सिंचाई। सिंचाई भी एक हद तक अच्छे कदम
है किसका, कृषि के लिए। ठीक है, अगर लोहे की औजार की बात करें तो लोहे की औजार में कुल्हाड़ी और हल के फाल जो किसान जो है खेतों को जोतने में करते थे। ठीक है, हल के फाल और कुल्हाड़ी ये 2 औजार का उपयोग किया गया। और सिंचाई में कुआं, नहर, तालाब, कृत्रिम जलाशय का व्यवस्था किया गया। ठीक है, जिससे क्या हो कि गांव में जो है अच्छे फसल जो कृषि है ना, वो क्या करें, अच्छे फसल का उत्पादन कर सके। अगर अच्छे फसल का उत्पादन होगा, किसान का जो पैदावार है वो ज़्यादा होगा, तो इकोनॉमिकली जो है कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, शहर की बात करें तो शहर में जो है कहानी के थ्रू, मूर्तिकला के थ्रू, है ना, पुरातत्व के थ्रू और यात्री के थ्रू, इन 4 जो ऑब्जेक्ट है इनके थ्रू हमें पता चलता है शहर के बारे में। शहर के बारे में किन किन चीज़ों के बारे में पता चलता है, कहानी के थ्रू, मूर्तिकला के थ्रू, पुरातत्व और यात्री के थ्रू हमें पता चलता है कि शहर की कंडीशन जो थी वो कैसी थी। ठीक है, अब बात करते हैं गांव में लोग रहते थे। गांव में जो लोग रहते थे वो कौन कौन रहते थे। ठीक है, गांव में लोग जो रहते थे वो कौन कौन लोग रहते थे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गांव में जो है कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कितने, कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति रहता था, यानी कि उत्तरी हिस्से में, है ना, गांव में कितने व्यक्ति रहते थे, कम से कम 3 व्यक्ति रहते थे। और इस गांव को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। उत्तरी हिस्सा, है ना, उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्सा और उपमहाद्वीप के दक्षिणी हिस्सा। ठीक है, उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्सा में गांव के प्रधान व्यक्ति रहते थे, जिसको क्या बोला जाता है, ग्राम भोजक बोला जाता है। ठीक है, गांव में कौन कौन रहते थे, तो गांव में 3 तरह के लोग रहते थे। ठीक है, उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से में और उपमहाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में। ठीक है, 2 भाग में उपमहाद्वीप को बांट दिया गया था, उत्तरी हिस्से और दक्षिणी हिस्से। तो उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से में गांव का जो है प्रधान व्यक्ति रहते थे, गांव के प्रधान व्यक्ति रहते थे, जिसको ग्राम भोजक कहा जाता था। क्या बोला जाता था, ग्राम भोजक कहा जाता था। ठीक है, और इनके पास जो है बहुत ज़्यादा भूमि होती थी। सबसे बड़ा भूस्वामी इन्हीं को बोला जाता था। सबसे बड़ा भूस्वामी किनको, प्रधान व्यक्ति को बोला जाता था। ठीक है, और प्रधान व्यक्ति का जो काम है, क्या काम होता था, वो इसका यूज जो है कैसे करते थे, कर वसूली में, न्यायाधीश में और पुलिस में। यानी कि ग्राम भोजक जो है सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। और ये जो है ये आनुवंशिक होता था, ये जो पद है ये आनुवंशिक चलती थी, है ना। और भोजक का जो पद है गांव का जो सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, है ना। इनके ज़मीन पर जो है इनके दास और मजदूर काम करते थे। इनके ज़मीन पर ये खुद काम नहीं करते थे, इनके दास जो होते थे, है ना, नौकर चाकर सर्वेंट, वो काम करते थे, मजदूर काम करते थे। ठीक है, ग्राम भोजक के अलावा जो है कृषक भी होते थे। ग्राम भोजक के अलावा देखिए ये जो कृषक जो है, कृषक ये स्वतंत्र कृषक होते थे, ये भी रहते थे। ठीक है, जिनको क्या बोला जाता था, जिनको गृहपति बोला जाता था, है ना, जिनको गृहपति बोला जाता था। इनमें भी सबसे ज़्यादातर जो छोटे किसान होते थे वो रहते थे। कृषक में भी सबसे ज़्यादा कौन रहते थे, छोटे किसान, है ना, छोटे छोटे किसान रहते थे। कुछ ऐसे भी स्त्री पुरुष रहते थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, वो जो भूमिहीन होते थे, है ना, जो लैंडलेस वर्कर्स होते थे, वो भी इसमें आते हैं, गांव में आते हैं। ठीक है, उनको क्या बोला जाता था, तो उनको बोला जाता था दास कर्मकार। क्या बोला जाता था, दास कर्मकार उनको बोलते थे। ये अपने जो जीविका है चलाने के लिए दूसरे के ज़मीन पर क्या करते थे, काम करते थे। ठीक है, काम करते थे दूसरे के ज़मीन पर। और ये जो ग्राम भोजक होता था वो कर वसूलते थे। अगर कहीं कहीं अगर इनको न्यायाधीश की जैसा भी काम करते थे और पुलिस के रूप में भी ये काम करते थे। ठीक है, ये हो गई उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से की बात। अब बात करते हैं उपमहाद्वीप के दक्षिणी हिस्से की बात। तो उपमहाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में भी 3 तरह के लोग होते थे, है ना। पहले होते थे बड़े भूस्वामी, जिनके पास लैंड होता था, बहुत लैंड ऑनर जो होते थे वो, है ना, वो बड़े भूस्वामी होते थे। उनको वेलल्ला कहते थे। यानी कि उपमहाद्वीप के जो दक्षिणी हिस्से हैं
उसमें भी 3 तरह के लोग रहते थे, ठीक है। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी रहते थे, है ना। दक्षिणी क्षेत्र यानी कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी रहते थे जिन्हें बिल्ला कहा जाता था, ठीक है। जो हलवाहा होते थे, देखिए जो हलवाहा होते थे, है ना, जो हल जोतते थे, है ना, उनको कहा जाता था उनवार। उनको क्या कहते थे? उनवार बोला जाता था, ठीक है। अब जो भूमिहीन मजदूर होते थे, जो इनके पास भूमि नहीं होती थी, जो भूमिहीन मजदूर होते थे उनको कहा जाता था दास, कड़ैशियार या अदिमई, है ना। दास, कड़ैशियार और अदिमई बोला जाता था, ठीक है। गांव में एक अन्य प्रकार के लोग भी रहते थे, जैसे कि लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे शिल्पकार रहा करते थे। इस अध्याय को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट था और इसका सेकंड जो पार्ट है हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद। टेक केयर।